नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए चलाए जाने वाले विशेष कार्यक्रम ज्ञान दूत में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुसुम डंग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपका स्वागत करती हूँ। परिवर्धन जैविकी के अंतर्गत आज हम oogenesis अर्थात अंड जनन की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ oogenesis। oogenesis को जानने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना अत्यावश्यक है। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओवरी एक जोड़ी होती है और ये कशेरुक दंड के दोनों तरफ किडनी के पीछे डोर्सल बॉडी वॉल से मीजोवोरियम द्वारा लटके रहते हैं। अंडाशय का भीतरी भाग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे कि हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय 3 परतों वाले खोल से ढका रहता है। इसमें सबसे बाहर वाला विसरल पेरिटोनियम, बीच में जर्मिनल एपिथेलियम और सबसे अंदर की तरफ जो है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आवरण कहलाता है। स्ट्रोमा 2 भागों में बटा होता है। जो इसका पेरिफेरल पार्ट रहता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और इसमें रेटिकुलर फाइब्रस और स्पिंडल शेप जो है कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ओवरी का जो सेंट्रल पार्ट है वो कहलाता है मेडुला और इस भाग में इलास्टिन फाइबर, अरेखित पेशी तंतु व रक्त वाहिनियों की प्रचुरता पाई जाती है। स्ट्रोमा के कोर्टिकल भाग में फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस में पाए जाते हैं। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनती है और इस फॉलिकल से ऊगोनिया, फॉलिकल में ऊगोनिया पाई जाती है और चारों तरफ से फॉलिकल कोशिकाओं से ये घिरी रहती है। यह फॉलिकल सेक्सुअल मैच्योरिटी तक निष्क्रिय बनी रहती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी आने पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है। इस समय फॉलिकल सेल्स जो है वो कॉलमनर हो जाती हैं। फॉलिकल सेल्स और अंड कोशिका के मध्य जोना पेल्यूसिडा नामक झिल्ली का निर्माण होता है। प्राथमिक फॉलिकल जब द्वितीयक फॉलिकल में रूपांतरित होती है तो फॉलिकल कोशिकाएं विभाजित होकर स्तरित कॉलमनर उपकला युक्त मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा नामक कवरिंग में चेंज हो जाती है। फॉलिकल के परिवर्तन के समय कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स विघटित हो जाती हैं जिसके कारण उसके फॉलिकल के अंदर एक गुहा बन जाती है जिसको कि एंट्रम कहा जाता है। इस गुहा में तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कि लिक्वर फॉलिक्यूलस कहा जाता है। पुटकीय परिवर्धन की यह अवस्था ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है। एंट्रम का आकार बड़ा हो जाने के कारण मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा 2 लेयर्स में, पेरिफेरल लेयर और सेंट्रल लेयर में विभक्त हो जाता है। ये दोनों स्तर डिस्कस प्रोलीजेरस नामक पिंड से जुड़े हुए रहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ स्ट्रोमा सेल्स होती हैं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना स्तरों का निर्माण करती हैं। अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था के पश्चात फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है जिससे कि सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेल्यूसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा का निर्माण होता है और इस प्रकार पूर्ण परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय की सतह पर पहुंचकर और सेकेंडरी oocyte को निर्मुक्त कर देती है और यही क्रिया जो है ये ओव्यूलेशन कहलाती है। ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल्स एक अंतःस्रावी संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसे कि हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में पीले रंग की कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कि ल्यूटिन कहा जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय रचना में परिवर्तित हो जाती है जिसे कि कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है।
अब यदि हम ओवरी की स्ट्रक्चर आपको इसमें पूरी डिटेल में बताई है कि ओवरी जो है एक सॉलिड ऑर्गन है. इट इज़ अटैच्ड बाय इट्स एंटीरोलेटरल बॉर्डर टू द ब्रॉड लिगामेंट and are called the hilus. Stroma consists of the tissues of the broad ligament, consists of cortex and medulla. Free surface is covered with surface epithelium, cuboidal in young female and flattens with the age. Stroma आपको डिटेल में बता चुकी हूँ मैं कि दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला. कॉर्टेक्स जो है मेजर पार्ट ओवरी का उसको ऑक्यूपाई करता है. प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कि स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं. फाइन कोलेजिनियस एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर फाउंड इन बिटवीन एंड इट कंटेन्स द ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी और कॉर्पस ल्यूटियम वर्टम. और इसके अलावा एट्रियाटिक फॉलिकल पाए जाते हैं. और मेडुला में वेस्कुलर और फाइब्रस कोर पाई जाती है ये, और अबंडेंट ब्लड वेसल्स होती हैं. मेडुला मर्जेस विद मीजोवेरियम एंड हाइलस. अब यदि हम बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल की, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉलिकुलर स्टेज है आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बट बिफोर ओव्यूलेशन it therefore contains a 2n haploid oocyte. Corpus luteum contains transformed discharge follicles and atriatic follicle. Degenerating follicles are called the atriatic follicles. Now let us discuss the oogenesis कि अंडाणु जनन क्या है. अंडाणु जनन में यदि हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से 5 स्टेजेस पाई जाती हैं. जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है एंड डिप्लॉयड oogonia बनते हैं. द oogonia ग्रो टू फॉर्म द प्राइमरी oocyte that surrounded by a layer of follicle cells. The oocyte undergoes the first meiotic division to become a secondary oocyte and a first polar body which is haploid. Follicle cells surrounding the primary follicle developed into the secondary follicle. When the Graafian follicle matures, it will move towards the surface of the ovary wall and ruptures to release the secondary oocyte. अगर हम बात करें कि oogenesis जो है ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो oogenesis में मुख्य रूप से 3 स्टेप्स पाए जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज या जिसको कि गुणन प्रावस्था कहा जाता है, ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, और मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था की. प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो oogonia में परिवर्तित हो जाती है और इसमें लगातार सूत्री विभाजन द्वारा oogonia का निर्माण होता रहता है. एक oogonia अंडाणु जनन में भाग लेता है और शेष oogonia जो होते हैं वो नर्व सेल्स या फॉलिकल सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं. तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ये काम करती है. अब हम बात करें ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था में. वृद्धि प्रावस्था में अंडाणु जनन की यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इस प्रावस्था में भ्रूण के परिवर्धन के लिए जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है और उनका निक्षेपण होता है, अर्थात उनको एकत्रित करके एक जगह रख लिया जाता है. oogonia का आकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कोशिका को अब प्राथमिक oocyte या प्राइमरी oocyte कहते हैं. और oocyte की वृद्धि जो है वो एक 2-folded प्रोसेस है. वृद्धि प्रावस्था में पृष्ठ सतह तथा कोशिकीय आयतन का अनुपात बढ़ जाता है. यह लक्षण गैस विनिमय तथा उपापचय के लिए विशिष्ट अनुकूलन है. oocyte की वृद्धि कई प्रकार से संपन्न होती है. एक तो स्वयं oocyte के द्वारा कि oocyte अपने प्रोटीन संश्लेषण युक्ति के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इस प्रकार की वृद्धि
बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। और oocytes के संलयन द्वारा कि दो oocyte आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि अगर हम देखें हाइड्रा में और ट्यूबुलेरिया में तो कई oocyte आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि oocyte का आकार बढ़ जाता है और एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त असेसरी सेल्स के द्वारा पोलीकीटा से स्तनधारियों तक oocyte की वृद्धि इस विधि के द्वारा होती है। और योग परिवहन द्वारा योग की अधिकांश मात्रा यकृत में संश्लेषित होती है, जो मातृक रक्त के द्वारा परिवर्धित oocyte में स्थानांतरित हो जाती है। ग्रोथ फेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कहलाता है प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड अदर इज वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं कि इसमें पहला तो है प्री वाइटेलोजेनेसिस में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें योग का संश्लेषण होता है, संश्लेषण या निक्षेपण नहीं होता, बल्कि केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है। तो इसको भी हम प्री वाइटेलोजेनेसिस को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो न्यूक्लियर प्री वाइटेलोजेनेसिस और दूसरा साइटोप्लाज्मिक प्री वाइटेलोजेनेसिस। न्यूक्लियर प्री वाइटेलोजेनेसिस में प्राथमिक oocyte का केंद्रक बड़े आकार का हो जाता है और इस बड़े आकार के केंद्रक को जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। इसी समय समजात गुणसूत्र युग्म का निर्माण करते हैं। केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 में प्रवेश कर जाता है और डिप्लोटीन अवस्था के पश्चात विभाजन जो है वो रुक जाता है। गुणसूत्र की न्यूक्लियोसोम इकाइयाँ खुल जाती हैं और लैम्ब्रश बुश गुणसूत्र का निर्माण होता है। लैम्ब्रश का गुणसूत्र निर्माण एक प्रकार के जीन प्रवर्धन की घटना है और यह इसमें oocyte जो है वो टेट्राप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक प्री वाइटेलोजेनेसिस में कोशिका द्रव्य की गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है, यानी कि क्वालिटी भी इसकी और इम्प्रूव हो जाती है जो एग की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और उसमें जो रिक्वायर्ड जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी जैसे प्रोटीन है, इन सब चीज़ों की इनकी संख्या भी मात्रा में भी ये बढ़ जाते हैं। इस काल में कई परिवर्तन होते हैं कि यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो यंग oocyte में ऑक्सीडेशन एंजाइम्स की मात्रा कम होती है, लेकिन वृद्धि प्रावस्था के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। अतः इस समय बाह्य केंद्रकीय डीएनए अथवा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अथवा कोशिका द्रव्य डीएनए की मात्रा केंद्रीय डीएनए से अधिक होती है। यंग oocyte में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो छोटी वेसिकल के रूप में पाई जाती है और परिवर्धित oocyte में एन्युलेटेड लैमेली जो है वो पाई जाती हैं। चपटे आशयों का निर्माण केंद्रक झिल्ली से मुकुलन के द्वारा होता है। यंग oocyte में गोल्जी बॉडीज सेंट्रोसोम के नज़दीक पाया जाता है, जबकि मैच्योर oocyte में इसकी स्थिति कॉर्टेक्स के नीचे होती है। गोल्जी बॉडी से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये प्री वाइटेलोजेनेसिस जो है वो दो हिस्सों में संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं वाइटेलोजेनेसिस की, यानी कि योक डिपोजिशन किस प्रकार से होता है। इस फेज में अंड कोशिका द्रव्य ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से संगठित हो जाता है, अर्थात योग का संश्लेषण भी होता है और उसका निक्षेपण भी होता है। माइक्रोलेसिथल अंडों में oocyte अपने खुद के झिल्ली तंत्र यानी कि गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा योग को संश्लेषित करता है। हाइड्रा में कई परिवर्धित oocyte आपस में जुड़ जाते हैं और अंत में केवल एक केंद्रक के अलावा समस्त केंद्रक जो है नष्ट हो जाते हैं। पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ मैं कि मैमल्स में परिवर्धित oocyte जो है वो फॉलिकल कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है और योग का संश्लेषण मातृक यकृत में होता है। और कीटों में नर्व सेल्स पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं मैच्योर oocyte के साथ दो प्रकार से जुड़ी रहती हैं। इन कोशिकाओं में किसी प्रकार के सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, बल्कि कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या
फ्यूजोम के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। फ्यूजोम के द्वारा एक नर सेल का आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम तथा कोशिका द्रव्य परिवर्धित oocyte में स्थानांतरित हो जाता है। अब यदि हम यौग की फिजिको-केमिकल नेचर की बात करें तो अंडाणु में उपस्थित यौग प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन, पानी और खनिज लवण का बना हुआ होता है। प्रोटीन और फैट जटिल अणु हैं जो कि पृथक अथवा संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। अलग अलग एनिमल्स में यौग का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन और फैट होती है। यौग ग्रेन्यूल्स अथवा पट्टिकाओं के रूप में भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा स्वतंत्र फैट, कार्बोहाइड्रेट की भी पाई जाती है। और यौग का रासायनिक संगठन यदि हम देखें तो इसमें 48.7% वाटर, 16.7% प्रोटीन और 32.6% फॉस्फोलिपिड्स और इसके अलावा जो है न्यूट्रल फैट्स तथा 1% कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। जब यौग में प्रोटीन की मात्रा वसा से ज़्यादा हो तो इसे प्रोटीन यौग कहते हैं तथा वसा की मात्रा प्रोटीन से ज़्यादा होने पर इसे फैटी यौग कहते हैं। दोनों प्रकार के यौग जो है वो दो प्रतिरूप में पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल यौग की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: ग्रैन्युलर यौग, प्लैटी यौग एंड मैच्योरेशन। तो ये यौग स्फीयर्स। ग्रैन्युलर यौग जो है वो अकशेरुकी प्राणियों तथा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में यौग सूक्ष्म कणों के रूप में पाया जाता है और ये कण समान रूप से वितरित होते हैं। जबकि प्लैटी यौग्स में, एम्फीबियंस में, yolk is in the form of large granules which are oval and flattened in one plane and contains 2 types of proteinaceous substances, phosphatin and lipovitellin. 2 molecules of phosphatin are associated with 1 molecule of lipovitellin. Amphibian eggs contain lipid and glycogen in the form of lipochondria of lipids surrounded by a thin protein layer. And about the yolk spheres, these are compact mass in the central bud. They have compact mass in the center as in the case of birds, reptiles and bony fishes. Cytoplasm is as thin layer on the surface with a thickened capon of the upper side. Most of the yolk is liquid, but 23% is in the form of a solid. So these are called the yolk spheres. इसके अलावा न्यूट्रिटिव सेल्स भी पाई जाती हैं। ग्रोइंग oocyte जो है वो 2 टाइप की न्यूट्रिटिव सेल्स से सराउंडेड होता है, जिसको कि फॉलिकल सेल्स और नर्व सेल्स कहा जाता है। फॉलिकल सेल्स जो है वो मैमल्स में और कुछ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। These surround oocytes during the growth and maturation phase. Follicle cells are derived from germinal epithelium cells of the ovary. Initially, a single layer of follicle cell later converts into a multipolar layer. Follicle cells, along with the developing oocyte, they form the Graafian follicles. As egg approaches the maturity and eccentric cavity that is called antrum, it appears in the mass of the follicle cells, and antrum is filled by the liquor folliculi secreted by the follicle cells. Nerve cells are present in addition to the follicle cells. These are derived from the egg cells by mitotic division. Nutrient from nerve cells pass to the oocyte, but there is no microvilli. Nerve cells might be consumed or engulfed at later stage. Nerve cells synthesize macromolecules and pump them into the oocyte through the cytoplasmic bridges. Now the third phase of oogenesis, which is called परिपक्वन प्रावस्था या maturation phase. वृद्धि प्रावस्था के दौरान oocyte का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में रहता है और अर्धसूत्री विभाजन 2 बार इसमें अवरुद्ध हो जाता है,
पहली बार डिप्लोटीन अवस्था में और दूसरी बार निषेचन के समय परिपक्वन से थोड़ा पहले। अर्धसूत्रीय विभाजन से पहले oocyte में कोशिका द्रव्य विभेदन तथा एक निश्चित संगठन स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही आपको oogenesis के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई है कि oogenesis 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।